Hello everyone, we are back with another video on teaching aptitude and जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें so that you get the latest notification from our channel. And in this video we are going to discuss लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी यही डिस्कस किया था, बट उस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे और इसमें जो है हम लास्ट जो लेवल रहता है टीचिंग का वो पढ़ेंगे और उसके साथ हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग. ओके, और इस वीडियो को पूरा देखना और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. जो थर्ड लेवल आता है आपके पास वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये है कि पहले आप जो है पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको थोड़ा सा बेसिक सा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं. ओके, तो आपके पास जो थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग आता है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को ना लेजिस फेयर स्टाइल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लेजिस फेयर स्टाइल ऑफ टीचिंग. अब ये क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो है ना कि स्टूडेंट और टीचर जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन है. स्टूडेंट जो है अपनी टीचर के साथ बहुत ओपन है, इंडिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा, और जो उसके मन में आ रहा है ना वो टीचर से वो पूछ सकता है. क्लियर? क्या है कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा रहता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ओपन है और इंडिपेंडेंट है. वो अपनी टीचर से कुछ भी पूछ सकता है, जो भी उसको पूछने का मतलब कि जो भी उसको डाउट है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है इसमें. क्लियर? और ये जो स्टाइल है ना टीचिंग का नॉर्मली अप्लाई होता है जैसे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा अप्लाई होता है ये लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग. ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में कि इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं एंड ऑल. ओके, देखो पहला तो है प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या है? प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग. अब इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो है ना टीचर सबसे पहले जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. किसके लिए? स्टूडेंट के लिए. टीचर जो है एक प्रॉब्लम दे देगा स्टूडेंट को और वो स्टूडेंट क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ऐसे ही रिसर्च में भी तो हम यही होते हैं कि सबसे पहले हम क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि क्या हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो. क्लियर? तो सबसे पहले टीचर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या है स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे. हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एजम्पशन. जब भी हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं ना तो हम कुछ फैक्टर्स को एज्यूम करके चलते हैं. क्लियर? तो उसके बाद क्या है? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने, फिर वो स्टूडेंट है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा और लास्ट में क्या है? अपना कंक्लूजन देगा. क्लियर? तो ये बेसिक सा प्रोसेस होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में. क्लियर? तो इसको इसलिए भी प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग बोला गया है क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है टीचर एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट क्या है? अपने पूरे एफर्ट लगाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लास्ट में वो अपना क्या देता है? कंक्लूजन देता है. क्लियर? ओके, अब इसके नेक्स्ट कुछ बेसिक फीचर और देख लेते हैं कि इसमें देखो इस लेवल ऑफ टीचिंग में बहुत ज़्यादा डीप और सीरियस स्टडी होती है. ऑब्वियसली अब आप रिसर्च कर रहे हो किसी के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग. रिसर्च मीन्स यू हैव टू सर्च अगेन. तो ऑब्वियसली आप क्या है? बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाओगे और बहुत ज़्यादा सीरियस स्टडी करोगे. क्लियर? और इसमें जो है स्टूडेंट की टीचर जो है ना स्टूडेंट की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट या उसकी नॉलेज नहीं चेक करेगा, उनका एटीट्यूड, उसका बिलीफ, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, सब कुछ क्या होती है? इवैल्यूएट होती है. क्लियर? ना ही सिर्फ उसकी लर्निंग, उसका एटीट्यूड, उसकी बिलीफ, उसका इन्वॉल्वमेंट कितनी है सब्जेक्ट में लेके या उस स्टडी में, सब कुछ क्या होता है? इवैल्यूएट होता है. क्लियर?
ओके अब आती है बात कि ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो दिया किसने था। जैसे मेमोरी लेवल भी किसी ने दिया था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, हर्टबर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसने दिया है, हंट ने दिया है। क्लियर, ओके अब तीनों, ये आपको तीनों ही लेवल ऑफ टीचिंग के जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है। क्लियर, उसके बाद आता है हाँ फोकस, कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन फोकस क्या है। देखो पहला फोकस तो ये है कि बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल सी थिंकिंग डेवलप करना, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कि वो कुछ क्या है अलग सोचें। नेक्स्ट ये है कि उनके अंदर कुछ ओरिजिनल थिंकिंग। अब आप जब रिसर्च करते हो तो जो भी आपकी रिसर्च है वो क्या होती है, आपका ओरिजिनल वर्क होती है। तो यही इसका मेन फोकस है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, कि बच्चों के अंदर एक तो क्रिटिकल, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग और ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करना, और एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना जो क्या है सबसे अलग हो, हट के एटीट्यूड क्या है हमने बच्चों के अंदर डेवलप करना है। क्लियर, ओके अब उसके बाद आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली क्या है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया है पढ़ाने के लिए, ठीक, ओके। देखो फर्स्ट स्टेप आता है कि टीचर सबसे पहले क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, कि कोई भी प्रॉब्लम है टीचर वो क्या है स्टूडेंट को दे देगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके अब टीचर ने प्रॉब्लमेटिक से सिचुएशन क्रिएट कर दी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप ये आता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। हाइपोथेसिस मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है, एजम्पशंस होती है। जब भी आप कोई थ्योरी लिखते हो या कुछ नया कुछ भी डेवलप करते हो, आप कुछ फैक्टर्स को एज्यूम करके चलते हो। ओके अब हाइपोथेसिस डेवलप होगी, फिर उस हाइपोथेसिस के लिए आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे कि आप अपनी हाइपोथेसिस को, आपको ट्रू भी तो करना है ना, लास्ट में अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे। थर्ड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस डेवलप करी एंड देयर आफ्टर आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए। ओके उसके बाद आता है हाइपोथेसिस, अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब आप क्या करोगे, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। ओके एंड लास्ट वन इज कि आप क्या दोगे, अपनी रिजल्ट के कंक्लूजन या समरी दोगे कि ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसका क्या निकाला है, ये सॉल्यूशन और ये मेरी कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। ओके अब उसके बाद आता है सोशल सिस्टम। देखो सोशल सिस्टम ये है कि इसमें जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, इंडिपेंडेंट है। ओके और इस लेवल ऑफ टीचिंग में ना स्टूडेंट का जो है वो प्राइमरी रोल है और टीचर का क्या है, सेकेंडरी रोल है। टीचर सिर्फ एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, बाकी सारा काम किसको करना है, स्टूडेंट को करना है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसकी है, स्टूडेंट की। अब रिसर्च में आपके जो गाइड होते हैं वो आपको सिर्फ क्या देते हैं, एक डायरेक्शन, एक आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे होगा, बाकी सारा काम किसको करना है, स्टूडेंट को करना है। क्लियर, तो इसमें जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ओपन और इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट क्या है प्राइमरी रोल में और टीचर जो है सेकेंडरी रोल में। क्लियर, ओके अब उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम ये है कि इवैल्यूएशन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ होता है। देखो अब इसमें जो है इवैल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं यूज़ होते इस लेवल ऑफ टीचिंग में, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के लिए। क्लियर, ओके अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ लर्निंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं चेक की जाती कि बच्चा पढ़ कितना है, उसको याद कितना हुआ है, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो इसमें क्या किए जाते हैं, इवैल्यूएट किए जाते हैं। पहला तो ये था कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस यूज़ होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है, बिलीफ क्या है उस स्टडी को लेके, वो भी इवैल्यूएट किया जाता है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है टॉपिक में, ये सारा कुछ क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। आई होप अब आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ टीचर सेंटर्ड हैं, कुछ लर्नर सेंटर्ड हैं, कुछ कंटेंट फोकस्ड मेथड्स हैं एंड देयर आर सम इंटरैक्टिव मेथड्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट। टीचर सेंटर्ड मेथड, देखो नेम से ही क्लियर है, इसमें जो टीचर सेंटर्ड किसके व्यू पॉइंट से है? टीचर के। और इन मेथड्स में जो मेन अथॉरिटी फिगर में है वो कौन है? टीचर। टीचर ही मेन अथॉरिटी फिगर में है। और इसमें जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसकी है? टीचर की। स्टूडेंट सिर्फ क्या है? इनएक्टिव है, वो सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। टीचर जो है सारी ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, अब टीचर सेंटर्ड मेथड को और बेटर क्लियर करने के लिए आप एग्जाम्पल लो लेक्चर मेथड। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। मोस्टली कॉलेजेस में क्या है? यही मेथड्स यूज़ होता है, लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या करती है? ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं। टीचर ओरल प्रेजेंटेशन देती है और स्टूडेंट क्या है? सुनते हैं। टीचर जो भी इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स है, फिगर्स है, प्रिंसिपल है, उसको क्या है? ओरली प्रेजेंट करता है स्टूडेंट के सामने। और स्टूडेंट क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ टीचर को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। क्लियर? तो इसके में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा किसकी है? टीचर की ना। तो इसलिए ये क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड में यूज़ हुआ है। और इसमें जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो किसकी है? सबसे ज़्यादा टीचर की। स्टूडेंट क्या है? बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, वो सिर्फ क्योंकि वो सुन रहे हैं। और आप नॉर्मली होते ही आप भी लेक्चर में बोर हो जाते हो कि अगर तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा है तो आप बोर नहीं होगे, आप अपने डाउट्स पूछोगे। बट अगर सम टाइम एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट क्या हो जाता है? बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? बट स्टिल ये जो लेक्चर मेथड है स्टिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है। ओके, अब इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि है क्या लेक्चर मेथड। देखो, लेक्चर मेथड में जो टीचर है वो ऑरली अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, जैसे मैं आपको कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? जो मैंने टॉपिक देख लिया कि मेरे को क्या पढ़ाना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, अलग अलग मेथड्स में क्या क्या है, उसको क्या कर रही हूँ? ऑरली प्रेजेंट कर रही हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ मुझे क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। क्लियर? तो ये है लेक्चर मेथड। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर है? अब आते हैं कि लेक्चर मेथड के भी ना कुछ रूल्स होते हैं कि क्या क्या आप अपने लेक्चर को कैसे बेटर बना सकते हो। देखो, पहला तो है कि फर्स्ट रूल ये है कि योर लेक्चर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पसंद करता कि आप इतनी देर तक एक ही बात को बोली जा रहे हो। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड रूल ये आता है उसमें कि आपका जो लेक्चर है ना वो एट सिंगल टाइम पे एक ही टॉपिक को हम कवर करें। ओके, जैसे अब हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग कवर कर रहे हैं तो हम सिर्फ मेथड्स ऑफ टीचिंग ही कवर करें ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ, तभी हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ओके, पहला क्या था कि लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एक टाइम पे एक ही टॉपिक को कवर करना है। अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर क्या कर सकता है? कुछ एड्स, कुछ डायग्राम्स, चार्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्टर्स या पीपीटी की हेल्प ले सकता है अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और ये सारे टीचिंग एड्स को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाया जाए ना तो स्टूडेंट के माइंड में वो कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहता है। ठीक है, तो ये भी आप अपने लेक्चर में यूज़ कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? आप बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए उनसे टॉप क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, कि आपको ये चीज़ मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ आया, या जैसे मैंने अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग कवर किए हैं तो आप लोग ये कर सकते हो, टीचर की बताओ कि एक्सपोनेंट्स कौन थे लेवल्स ऑफ टीचिंग के। ऐसे ऐसे अपने लेक्चर को क्या बना सकते हो? इंटरेस्टिंग बना सकते हो, सो दैट कि स्टूडेंट भी क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वो क्लास में बोरिंग फील ना करे। ओके, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स थे एक लेक्चर मेथड के। ओके, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। गुड लेक्चर यूज इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशंस का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे बच्चे क्या हैं आपकी
अटेंटिव रहें आपकी क्लास में। और क्या कर सकते हो आप, वेराइटी ऑफ अप्रोचेज़, यस कि बहुत सारी अप्रोचेज़ का भी यूज़ कर सकते हो कि चलो आज लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं या आज हम ऐसे पढ़ते हैं, अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्लियर है लेक्चर मेथड। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी एक्टिव है, ना कि सिर्फ टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टॉपिक में, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर। और एक और चीज़ कि आप डिस्कशन मेथड को ना अपने लेक्चर के बाद भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे आपने लेक्चर दे दिया, मैंने लेक्चर दे दिया अपना इस टॉपिक के ऊपर, अब आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो कि स्टूडेंट जो है उनको टाइम दो कि आपके पास 5 to 10 मिनट्स है, आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ो, अगर आपको कोई डाउट है अपने फ्रेंड से पूछो या टीचर से पूछो। ठीक है, तो ये डिस्कशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें स्टूडेंट और टीचर क्या है, दोनों ही इक्वली एक्टिव है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट अब इनएक्टिव नहीं है, वो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, अपने डाउट्स रेज कर रहे हैं, वो उस टॉपिक में डेप्थ में जा रहे हैं क्योंकि उनको वो टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्लियर। तो ये डिस्कशन इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, और इसमें जो है टीचर कुछ टाइम बोलेगा, कुछ टाइम सुनेगा, वैसे ही स्टूडेंट भी कुछ टाइम बोलेंगे और कुछ टाइम टीचर को सुनेंगे। क्लियर है डिस्कशन मेथड। ओके, देखो अब डिस्कशन के बाद आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, देखो टीचिंग की ना 2 स्किल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पहला है योर एबिलिटी टू एक्सप्लेन, कि आप किस तरह से टीचर जो है अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, और सेकंड स्किल जो है टीचिंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, कि आप अपनी कंटेंट को किस वे से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो या किस वे से प्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कि पहली क्या स्किल थी कि आप अपने लेक्चर को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, और सेकेंड ये है कि आप अपनी चीज़ को मतलब प्रेजेंट या डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर रहे हो। यही 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं टीचिंग की। अब आता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप ये क्या है, टीचर जो है प्रैक्टिकल वे में कुछ टीच करना चाहता है। जैसे सपोज मैं आपको ना एक मार्केटिंग की टेक्निक सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू सेल, कि आपके पास एक जैसे ये पेन है, ठीक है, आपको क्या है पेन को बेच के दिखाना है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ना पहला रूल जो डेमोन्स्ट्रेशन का ये आता है कि टीचर को खुद सबसे पहले एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ओके, अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको बेचना कैसे है इस पेन को, तो ये क्या है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो आपको परफॉर्मेंस दूँ इट शुड बी गुड एंड इट शुड बी आउटस्टैंडिंग, आई शुड से। ठीक है, कि वो परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप सीखोगे। अगर मेरी ही परफॉर्मेंस बेकार हुई या डल सी परफॉर्मेंस हुई तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन का, कि टीचर को सबसे पहले खुद एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ओके, सेकेंड रूल ये है कि टीचर को ये ध्यान रखना है कि 1 by 1 स्टेप्स बताने हैं। ये नहीं सारे इकट्ठा करके बता दिया ऐसे बेच दो, नो, 1 by 1 क्या है, सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, थर्ड ये आता है कि आपको टीचर को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टूडेंट है ना, एवरी एंगल, कि जो आप बात समझाना चाहते हो उसको सारे एंगल से वो समझे। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर की बात सुन ली और जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने सुनी नहीं। ठीक है, क्या है कि टीचर को ये इंश्योर करना है कि जो स्टूडेंट है वो सारे एंगल से क्या है बात को समझे। ठीक है, पहला रूल क्या था कि टीचर को खुद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तभी बच्चे क्या है सीखेंगे। अगर खुद टीचर की परफॉर्मेंस डल हुई तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 1 by 1 स्टेप बताना है। ओके, थर्ड क्या है कि आपको ये इंश्योर करना है, यानी कि टीचर को ये इंश्योर करना है कि बच्चे जो है हर एक एंगल से देखें। क्लियर। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी कोई भी टॉपिक बताते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हो ना, तो ऐसे वो थोड़ा सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो जाता है कि सामने वाले को लगता है कि टॉपिक क्या है, वाह सच में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। आप क्या कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टीचिंग एड्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या कोई रिलेटेड सा एग्जाम्पल दे सकते हो।
टीचिंग एड्स यानी कि प्रोजेक्टर्स, पीपीटी, सेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने डेमोस्ट्रेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स, रिलेटेड एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो सो दैट स्टूडेंट जो है उस टॉपिक को बेटर वे में अंडरस्टैंड करें। क्लियर है डेमोस्ट्रेशन मेथड? ओके, अब आपके पास नेक्स्ट मेथड आता है बज़ ग्रुप। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग मैथड ऑफ टीचिंग, बज़ ग्रुप। देखो इसको ध्यान से सुनना। सपोज मेरी क्लास में ना 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या किया, 4 ग्रुप्स बना दिए, 5 स्टूडेंट ईच, A, B, C, D, 4 ग्रुप्स बना दिए, 5-5 बच्चे हर एक ग्रुप में हैं। ओके, ये आपकी मर्जी है। बस ग्रुप में आप 2 बच्चों का ग्रुप बना सकते हो, 3 का बना सकते हो, 4 का, एज पर योर कंफर्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 20 स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, मैंने 4 ग्रुप्स बना दिए, 5-5 स्टूडेंट ईच, और मैंने ना उनको एक टॉपिक दे दिया कि ये टॉपिक है एंड आपके पास 15 मिनट है, आप इस टॉपिक के 5-5 MCQs ड्रॉ कर लो। ठीक है, अपने आप 5-5 क्या है MCQs बना लो। क्लियर, कि मैंने 15 मिनट्स अलॉट कर दिए और हर एक ग्रुप को बोला कि आप 5-5 MCQs बना दो। उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स मैं क्या करूँगी, एक स्कोर बोर्ड पे चारों ही टीम्स का नेम लिखूँगी, A, B, C, D। ओके, अब क्या करूँगी, जैसे सपोज मैंने A ग्रुप से एक बच्चा को खड़ा किया कि आप अपना MCQ का क्वेश्चन बोलो और C ग्रुप वाले स्टूडेंट से पूछो। ठीक है, तो इससे क्या है कि अगर तो सी ग्रुप वाले ने सही आंसर दे दिया तो इट मीन्स सी का क्या हो जाएगा, 1, यानी कि स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनदर इंटरेस्टिंग मेथड है अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्लियर, और इस एक्टिवनेस एनकरेज करने के लिए बच्चों की। तो ये है कि इसमें क्या है, अब हर एक ग्रुप से मैं क्या है एक एक बच्चे को खड़ा करूँगी, वो क्या है दूसरे अपने कम्पिटिटिव ग्रुप से क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर तो उन्होंने सही आंसर दे दिया तो हम उसके क्या है स्कोर्स अलॉट कर देंगे। क्लियर, तो ये था बज़ ग्रुप मेथड। अब ये तो था कि इसमें मैंने सबको क्या दिया था, सेम टॉपिक दिया था। अब सेकंड आता है, मैं अलग अलग टॉपिक भी दे सकती हूँ। सपोज मुझे ना इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट कराना है, मैंने उनको बोल दिया, जैसे 4 ग्रुप है ना, कि फर्स्ट ग्रुप यहाँ से इस पेज तक पढ़ लो, सेकंड ग्रुप इस पेज से इस पेज तक पढ़ लो, और बाकी जो पेजेस रह गए वहाँ तक पढ़ लो। और लास्ट में क्या बोला कि आपस में क्या कर लो, डिस्कस कर लो कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या है मुझसे पूछ लो। क्लियर, तो इसका ये जो मेन मेथड या मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस टॉपिक मेथड का, कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक में, और वो क्या है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि वो क्या है खुद भी कुछ कर सकते हैं और उनको समझ भी आ रहा है। क्लियर है बज़ ग्रुप मेथड? ओके, अब नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में देखो क्या है, इसका सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि हमने डिफरेंट क्या है आइडियाज़ जनरेट करने हैं। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि वो कुछ नया आइडिया दे। क्लियर, कि क्या करना है, हमने डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करने हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो जाएं, और हर एक स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि वो अपना एक आइडिया दे। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि कोई भी आइडिया को ना, चाहे वो जितना मर्जी बेकार आइडिया हो, किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सारे ही आइडियाज़ को क्या है एक हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, एवरी आइडिया, चाहे जितना मर्जी वो क्रेजी आइडिया है, जितना मर्जी वो बेकार आइडिया है, किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब पॉइंट आता है कि इस मेथड का फ़ायदा क्या है बच्चों को पढ़ाने में। देखो, इस मेथड का सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे कभी नहीं बोलते ना क्लास में, वो भी बोलेंगे, क्योंकि हम किसी को जज तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जो भी बहुत रिजर्व नेचर के बच्चे हैं या जो कभी क्लास में कुछ नहीं बोलते, वो भी क्या है उनका भी थोड़ा सा मोरल इंक्रीज होगा, उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हम भी बोलें, क्योंकि किसी की भी इवैल्यूएशन नहीं की जा रही, किसी भी आइडिया को अच्छा या बुरा नहीं बोला जा रहा, सारे ही आइडियाज़ को क्या है एनकरेजमेंट दी जा रही है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट में क्या है क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी, वो कुछ अलग सोचेंगे, कुछ हटके सोचेंगे। क्लियर,
कि बस ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ जनरेट करने हैं, हमने किसी भी आइडिया को इवैल्यूएट या जजमेंट नहीं देनी है अभी। क्लियर? ओके। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद रोल प्ले मेथड। देखो रोल प्ले मेथड में एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम छोटे होते खेलते थे ना टीचर टीचर या डॉक्टर डॉक्टर, तो उसमें क्या है कि हम लोग टीचर का रोल प्ले करते थे या डॉक्टर का रोल प्ले करते थे। ऐसे ही इसमें क्या है कि आप स्टूडेंट क्या है डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अब मास्टर्स क्लास में देखो एमकॉम में आपको क्या दी जाती है, ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, ये टॉपिक्स एलोकेट कर दिए सारे स्टूडेंट को, और आपकी जब भी आपकी डे आएगा तो आपको क्या देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंटेशन का, कि स्टूडेंट जब आप खुद आके लेक्चर स्टैंड पे खड़े होगे, क्योंकि आप एमकॉम में ऑब्वियसली टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो जब आप खुद लेक्चर स्टैंड पे खड़े हो गए तो आपको जेन्युइनली पता चलेगा कि कैसा फील होता है और मैं अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बच्चों के एक्सप्रेशन देके ज़्यादा बेटर वे में समझ आता है कि आपको उनको समझ भी आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ। ठीक है। इससे भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्लियर? तो रोल प्ले में क्या है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर क्या है, कुछ रोल प्ले दिए जाएंगे, रोल्स दिए जाएंगे, और आपको क्या है उनको प्ले करना है। और इसका बेनिफिट ये है कि आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मोरल इंक्रीज होगा, और अगर बच्चे आपसे डाउट पूछ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं उनके डाउट्स को क्लियर भी कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है। तो ये था रोल प्ले मेथड। ओके। उसके बाद आता है सेमिनार मेथड, वन सेकेंड, द ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड देखो ट्यूशन्स बेसिकली, देखो ये मेथड उस टाइम उनके लिए यूज़ किया जाता है जब आप क्या है इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हो। जैसे आप क्लास, कॉलेज, स्कूल, आप सब लोग जाते हो, बट आप ट्यूशन्स ज्वाइन करते हो कि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो, या आपको कई बार क्लास मिस हो जाती है तो आपको क्या है ट्यूशन्स ज्वाइन करनी पड़ती है। तो ट्यूटोरियल उसमें क्या होता है, उसका आपको ये बेनिफिट है कि जो टीचर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे क्लास में शायद ये पॉसिबल ना हो पाए कि जो एक टीचर है वो इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस करे, बट ट्यूशन्स में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप ट्यूशन टीचर से दोबारा पूछ सकते हो कि मुझे नहीं टॉपिक क्लियर, आप मुझे दोबारा बता दो। ठीक है। तो ट्यूटोरियल मेथड का बेनिफिट ये है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में क्या है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने भी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, उसमें क्या है कि आप रिसर्च पेपर लेके जाते हो, अपना प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट कर लो। उसमें क्या है कि एक लेक्चर होता, वो भी लेक्चर्स की तरह ही है, बट उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और पार्टिसिपेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेशन फील्ड से होते हैं। तो ये क्या है सेमिनार मेथड, जिसमें आप क्या है अपना जो भी रिसर्च पेपर है उसको प्रेजेंट करते हो और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके। एंड द लास्ट मेथड जो आता है टीचिंग का वो है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड में ये है कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट को, आप लोगों को भी असाइनमेंट मिलती होगी कि एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, उसके ऊपर आप क्या है असाइनमेंट बनाओ, और फिर टीचर क्या है एक पर्टिकुलर डेट को वो सारी असाइनमेंट्स क्या है कलेक्ट करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आपको जो नॉर्मली असाइनमेंट दी जाती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर दी जाती है, और आप उस टॉपिक के, चलो कुछ लिखोगे तो कुछ तो पढ़ोगे ना उसको। ठीक है। इसका ये बेनिफिट है कि आपको एक तो टॉपिक थोड़ा सा याद रहेगा। जब भी आप टॉपिक को लिख के प्रिपेयर करते हो ना, फॉर श्योर वो आपके माइंड में क्या रहता है, रिटेन रहता है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में याद रहेगा कि इसके ऊपर मैंने असाइनमेंट बनाई थी और ऐसे ऐसे उसमें ये चीज़ लिखी थी। क्लियर? तो ये कुछ मेथड्स थे टीचिंग के। होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।